हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे निबंध लेखन के नियम कि निबंध लिखना कैसे चाहिए। विद्यार्थियों, आज हम सब रचना विभाग में निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। अक्सर बच्चे निबंध लेखन से घबराते हैं, भयभीत होते हैं कि निबंध का लेखन किस तरह से करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। इन बातों पर अक्सर वो दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आज मैं उसी का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमें निबंध लेखन आखिर करना कैसे चाहिए। तो आज हम रचना विभाग के निबंध लेखन में देखेंगे कि निबंध लेखन के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम निबंध का अर्थ जान लेते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध। इसका अर्थ है अच्छी तरह से बधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो उसे निबंध कहते हैं। कहने का मतलब कि एक ऐसी रचना जो अच्छे से बधी हो। कैसे अच्छे से बधी हो? विचारों से बधी हुई हो और क्रमशः हो, क्रम पूर्वक हो। सिर का पैर, पैर का सिर जिसमें नहीं किया गया हो। किसी भी विषय पर जो अच्छी तरह से बधे हुए विचारों को प्रकट किया गया भाव है उसे हम कहेंगे निबंध। किसी भी विषय पर यदि आप अपने विचारों को अच्छे से प्रकट करते हैं और वह क्रमबद्ध होता है, यानी क्रमशः बढ़ होता है, उसे आप कहते हैं निबंध। आइए इस निबंध लेखन के नियम को हम लोग जान लेते हैं कि वास्तव में हमें निबंध लिखना कैसे चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड में 10वीं में निबंध या आपका रचना विभाग में प्रश्न 5 का ई रहता है, जहाँ पे आपको 3 विषय दिए जाते हैं। इन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध का लेखन करना होता है। तो पहला ही हमारा नियम है, दिए गए विषयों में से उचित विषय का चुनाव करना चाहिए। यानी जो विषय आपको दिए गए हैं उनमें से जो मुख्य विषय है, आपका उचित विषय आपको लग रहा है कि इस विषय पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, उस विषय का चुनाव करें। 3 विषय दिए होंगे, उनमें से जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, जो आपको आता है, उस विषय का आप चुनाव कीजिए। दूसरी बात, निबंध को मुद्दों में बांट लेना चाहिए। मुद्दों में बांटना यानी उसकी रूपरेखा बनाना, यानी कि सबसे पहले मैं उसकी प्रस्तावना करूंगा, फिर उसके महत्व के बारे में बताऊंगा, फिर लाभ के बारे में बताऊंगा, फिर हानि के बारे में बताऊंगा, फिर उपसंहार के बारे में बताऊंगा। तो उसे कहते हैं मुद्दों में बांटना। तो हमें निबंध को मुद्दों में बांट लेना चाहिए। 4-5 मुद्दे कम से कम हमें बनाने चाहिए। 4-5 मुद्दों में हमें अपने निबंध को बांट लेना चाहिए। अक्सर यह पाया जाता है कि बच्चे अपने निबंध को मुद्दों में नहीं बांटते, वो लिखते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने विषय का चुनाव किया, जो विषय आपको उचित लगा उसमें से उस निबंध को जब आप लिखने लगे तो उस निबंध को आप उस विषय को 4-5 मुद्दों में बांट लें कि पहले ये लिखेंगे इसके बारे में, फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इस चीज़ के बारे में, फिर इस चीज़ के बारे में, अंत में इसके बारे में। तो अगर आप मुद्दों में बांट कर निबंध लिखेंगे तो आप आराम से 80 से 100 शब्दों में, मतलब 1-1.5 पेज तक आराम से निबंध लिख जाएंगे। अगला है, प्रत्येक मुद्दे के लिए अलग अलग परिच्छेद होना चाहिए। मतलब कि जितने मुद्दे आपने बांटे, आपने 5 मुद्दे किए हुए हैं, तो 5 मुद्दों के लिए आपको अलग अलग परिच्छेद, अलग अलग पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए। हर पैराग्राफ लगभग कमोबेश 10 लाइन 12 लाइन का होना चाहिए। जैसे प्रस्तावना किए तो 8-10 लाइन का, फिर उसके बाद उसके महत्व को आपने बताया तो उसके लिए अलग परिच्छेद 8-10 लाइन का,
फिर उसके बाद उसके लाभ 8-10 लाइन का, उसके बाद जो है उसकी हानि 8-10 लाइन का, उसके बाद उसका उपसंहार 4-6 लाइनों का। इस तरह से हमें उसे अलग अलग भागों में, परिच्छेदों में बांट लेना चाहिए। जिसे यहाँ पे बताया मैंने, कम से कम 4-5 परिच्छेद होने चाहिए। परिच्छेद मतलब पैराग्राफ होना चाहिए। कम से कम 4 हो, अधिक से अधिक 5 हो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वजन हो जाता है। एक परिच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं होने चाहिए। मतलब जब आपने उसके महत्व को बताना शुरू किया, तब आप उसके महत्व को बताइए, उसके नुकसान के बारे में मत बताइए, उसके लाभ के बारे में मत बताइए, बल्कि उसके महत्व के बारे में बताइए। इसी तरह से जब आप उसके लाभ के बारे में आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तब आप उसकी हानि की चर्चा उस पैराग्राफ में नहीं कीजिए। अक्सर यह पाया जाता है कि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, लाभ में हानि की, हानि में लाभ की बात करते हैं, जिससे निबंध गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। छठी बात है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, एक ही बात बार बार घुमा फिरा कर नहीं लिखनी चाहिए। प्रायः यह पाया जाता है कि बच्चे एक ही बात को गोल 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 घुमा करके निबंध लिखते हैं और सोचते हैं कि चेक करने वाला इसे जांचेगा नहीं, चेक नहीं करेगा। लेकिन गोल गोल घुमाई गई बातें सबको दिखती हैं, तो वहाँ पे आपको एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं, पूरे निबंध में केवल उसी का वर्णन करना चाहिए। हाँ, यह भी होता है कि प्रायः बच्चे ले लिए दूरदर्शन के बारे में, तो उसमें कंप्यूटर भी घुसा देते हैं। नहीं, अगर आपने विषय लिया है दूरदर्शन से लाभ हानि, तो आप दूरदर्शन के बारे में ही बात कीजिए। आप कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में कोई चर्चा मत कीजिए। लेकिन अक्सर होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि लिखते एक विषय पे रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे विषय जोड़ देते हैं। यहाँ पर केवल उसी विषय के बारे में हमें बात करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, अक्सर बच्चों के मार्क इस पे करते हैं। 1 मार्क इसमें निबंध में व्याकरण अगर अशुद्धि है तो 1 मार्क इस पे कट जाता है। व्याकरण जैसे लिंग, वचन, मात्रा तथा विराम चिन्हों की गलतियां नहीं करनी चाहिए। प्रायः बच्चे लिंग का ध्यान नहीं देते हैं, वचन का ध्यान नहीं देते, एक वचन लिख रहे हैं बहुवचन में, पुल्लिंग में है वाक्य, स्त्रीलिंग में, मात्राओं की अशुद्धियां करते हैं या विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते हैं। तो वहां पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके मार्क कट जाएंगे। वाक्य छोटे, सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। इस पर भी जब बोर्ड से हम लोगों को आता है पेपर चेक करने के लिए, मॉडल आंसर पेपर, तो उसमें प्रमुख रूप से इन दोनों बातों का, इस बात का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया रहता है। ये 4 बातें रहती हैं कि एक बात को बार बार घुमाया ना हो, जिस विषय पे लिखना हो उस विषय के अनुरूप लिखा हो, व्याकरण की गलतियां नहीं की हो, वाक्य उसके छोटे होने चाहिए, साथ में ही वाक्य सरल होने चाहिए, कठिन वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग नहीं करना, स्पष्ट होने चाहिए, मतलब कि जो बात आप कह रहे हैं वह समझ में आने लायक होनी चाहिए, और अर्थपूर्ण हो, मतलब उस वाक्य का कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे कोई बच्चा है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर वह अच्छे कपड़े पहन लेता है, अच्छे से मेकअप कर लेता है, गहने इत्यादि धारण कर लेता है, तो और सुंदर लगने लगता है। उसी तरह से अगर आप मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग करते हैं जगह जगह, अब यह नहीं कि केवल इसी का प्रयोग करें, जगह जगह मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग करते हैं, तो आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे, उसका सौंदर्य बढ़ जाए। मुहावरे क्या है? जैसे कि खिन्न हो जाना, निराश हो जाना, ये मुहावरे हैं। कहावतें क्या हैं? जहाँ चाह वहाँ राह, ये कहावत हो गई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये कहावत हो गई। ठीक है, इस तरह की कहावतें, कर भला तो हो भला, ये कहावतें हैं, बराबर।
तो यहाँ पे मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में ही और जो महत्वपूर्ण बात है वह है निबंध को प्रारंभ, मध्य तथा उपसंहार इन 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। तो 2 भाग तो यही हो गए आपको, प्रारंभ और मध्य। उपसंहार को प्रारंभ और उपसंहार। मध्य को चाहे 2 भाग में बांटो या 3 में, जो मैंने कहा था मुद्दों में बांटने के लिए। तो एक भाग तो हो गया प्रारंभ, एक भाग हो गया आपका उपसंहार। तो मध्य में ही आपको बाकी के 2 या 3 भाग और बना लेने हैं। प्रमुख रूप से निबंध आपका मध्य भाग में लिखा जाता है। प्रारंभ में केवल प्रारंभिक बातें होंगी, उपसंहार में उसका क्या उपयोग है हमारे लिए, मध्य में उसके बारे में आपको वर्णन करना होता है। यह 8-10 लाइन 8-10 लाइन यह होता है, 20 लाइन। बाकी का बाकी जो आपका 30 आपकी 40-50 पंक्तियां हैं वो मध्य भाग में ही होती हैं। तो मध्य भाग को हमें 2 या 3 परिच्छेदों में या मुद्दों में बांटना चाहिए। तो 3 भाग होते हैं निबंध के, प्रारंभ, मध्य तथा उपसंहार। प्रारंभ को भूमिका भी या प्रस्तावना भी कहा जाता है। उपसंहार मतलब समापन, समाप्ति, कंक्लूजन जिसे आप कहते हैं। तो वह होता है मध्य भाग में ही पूरा निबंध लिखना चाहिए और मध्य भाग को अगले 2 परिच्छेदों 2 मुद्दों में बांट लेना चाहिए। अब निबंध का प्रारंभ कैसे करनी चाहिए, बच्चों को के मन में इसको लेके बहुत सारे संशय होते हैं। उन संदेहों को मैं दूर कर रहा हूँ। निबंध का प्रारंभ कैसे करना चाहिए, विषय की व्याख्या देकर, जो विषय दिया गया उसका वर्णन करते हुए, जो भी विषय दिया उसका वर्णन करते हुए, या फिर विषय का महत्व स्पष्ट करते हुए। जो विषय दिया है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में आप बताते हुए निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। 8-10 लाइनें लिख दीजिए। या फिर वर्तमान परिस्थिति में विषय की चर्चा से, वर्तमान समय में उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, वह कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी चर्चा करते हुए। जैसे आगे आपका वृक्षारोपण का महत्व, जैसे आपका आ गया प्रदूषण एक समस्या, तो वर्तमान परिस्थिति में प्रदूषण की चर्चा कीजिए, वहां से आप शुरुआत कर दीजिए। विषय से संबंधित प्रसंग के उल्लेख से, जो विषय दिया है उससे रिलेटेड कोई प्रसंग है, मतलब कोई घटना है, उसका वर्णन कर सकते हैं आप। जैसे कि आ गया प्रदूषण की एक समस्या, तो प्रदूषण से संबंधित कोई घटना कहीं घटित हुई है तो उसका उल्लेख करते हुए कि यहाँ पे गैस लीक हो गई तो उसके कारण से ऐसा ऐसा नुकसान हुआ था, तो वहाँ उसका उल्लेख करते हुए आप विषय की शुरुआत कर सकते हैं, अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। किसी कहावत या लोकोक्ति से, लोकोक्ति और कहावत एक ही, लोक प्लस उक्ति, लोगों में प्रचलित बातें जिसे आप कहावत कहते हैं। किसी कहावत या लोकोक्ति से आप अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, यह कथन बिल्कुल सटीक है, सही है और वास्तविक है, यथार्थ है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। कर भला तो हो भला, यह कहावत बिल्कुल प्रासंगिक है। अगर हम दूसरों की भलाई करते तो हमारा भला होता है। या फिर किसी कविता की पंक्ति से, किसी विद्वान की कोई कविता है, उसकी पंक्तियां अगर उस निबंध से जुड़ी हुई हैं तो आप वहां पर उसकी बात करते हुए अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। या किसी सुविचार से, कोई कोटेशन है, उस कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं निबंध की। इस तरह से निबंध का प्रारंभ हमें कैसे करना चाहिए वह मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मध्य भाग में क्या लिखना है और उपसंहार में क्या लिखना है। निबंध के मध्य भाग में पहली बात, जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, मध्य भाग को 2 से 3 मुद्दों में बांट लेना चाहिए। तो आपको याद होगा कि निबंध के जो 3 भाग हैं, पहला प्रारंभ है या भूमिका, दूसरा मध्य भाग और तीसरा उपसंहार या अंत है। मैंने बताया भी था कि मध्य भाग, कुल पैराग्राफ जो हैं, कुल मुद्दे लगभग 4 या 5 होने चाहिए। तो जो बंटवारा होगा वो मध्य भाग में होगा। मध्य भाग के भागों को 2 से 3 मुद्दों में बांट लेना चाहिए। कारण यह है कि पूरा का पूरा निबंध जो है इसी मध्य भाग में ही आपको लिखना होता है। तो मध्य भाग को 2 से 3 मुद्दों में बांट लेना चाहिए।
प्रत्येक मुद्दे को अलग अलग विचारों में लिखना चाहिए। यानी किसी में आपने लाभ लिखा तो किसी में हानि लिखी, किसी में उसके प्रभाव को लिखा या उपाय को लिखा। मध्य भाग में विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जैसे महत्व, यानी जो विषय दिया गया उसका महत्व क्या है, उससे लाभ, उससे हानि, उसका प्रभाव, क्या उपाय है, या किसी के जन्म के बारे में, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, उसके विकास के बारे में इत्यादि का वर्णन हमें करना चाहिए। इस तरह से मध्य भाग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा निबंध इसी पार्ट में लिखा जाता है। आगे चलते हैं। निबंध का जो अंत है उपसंहार है। तो पहली बात इसमें जो ध्यान देने लायक है, उपसंहार मतलब कंक्लूजन, समापन, अंत। तो पहली बात, निबंध का अंत स्वाभाविक, संक्षिप्त, स्पष्ट, आकर्षक और भावपूर्ण होना चाहिए। मतलब कि अंत में क्या कुछ निष्कर्ष आपने निकाला, उसको संक्षेप में आपको लिखना होता है। वह स्वाभाविक लगना चाहिए, ऐसा बनावटी नहीं दिखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 8-10 पंक्तियों का संक्षेप होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो उलझे हुए नहीं होने चाहिए, और अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब सजावट नहीं करनी है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने के बाद पाठक के मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो, और भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरी बात, उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़, निष्कर्ष अर्थात दिए गए विषयों के बारे में स्वयं का विचार लिखना चाहिए। पूरा निबंध लिखने के बाद आपने जो विषय दिया था उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, उसका सार, उसका निष्कर्ष आपको निबंध के अंत में उपसंहार में लिखना चाहिए। यह तो हुआ निबंध लेखन की बातें कि कैसे लिखना चाहिए। हम निबंध के प्रकारों पे भी एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। तो निबंध के प्रमुख रूप से 5 प्रकार हैं। पहला है वर्णनात्मक। वर्णन जिसमें किया जाता है उसे वर्णनात्मक कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार के निबंधों में स्थान, त्योहार, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्यों, घटना व पर्यटन स्थल का वर्णन किया। जब कोई चीज आपने आंखों से देखी है उसका वर्णन आप कर रहे हैं जैसा वह हुआ था, जिस क्रम में हुआ था, तो वह वर्णनात्मक हुआ था। जैसे किसी त्योहार का वर्णन हो गया। दूसरा प्रकार है चरित्रात्मक वर्णन, मतलब चरित्र से संबंधित, किसी व्यक्ति से संबंधित। इसमें किसी महान व्यक्ति की विशेषताओं का, उसकी खूबियों का वर्णन आप करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा था, उसके अंदर कौन कौन से गुण समाहित थे। जैसे यहाँ पे होगा कि मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय खिलाड़ी, वे जो है चरित्रात्मक निबंधों में आते हैं। मेरा प्रिय शिक्षक, वह चरित्रात्मक निबंधों में आता है। अगला है आपका तीसरा कल्पनात्मक निबंध। इसमें किसी विषय को खुद पर घटी घटना मानकर कल्पना के सहारे उसका वर्णन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं की शैली में लिखा जाता है। यानी जो विषय दिया है मान के चलेंगे कि वह आपके ऊपर वह घटना घटी है, और कल्पना के सहारे क्या कुछ हो सकता है, बिना उसको आप पे घटी नहीं है, लेकिन वह मान कर कि वह आप पर घटी है, वह आपके साथ हुआ है, वह मान करके आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि मैं, मेरा, मुझे, मेरे साथ, इस भाषा में, इस शैली में आप लिखेंगे। जैसे कि मेरी लॉटरी लग गई तो यहाँ कल्पना कीजिए मैं पक्षी होता तो वहाँ पे कल्पना करना है आपको, और खुद पक्षी मान करके आपको निबंध के बारे में लिखना है। आगे बढ़े तो अगला है आत्मकथनात्मक निबंध, जिसे आत्मकथा भी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। इसमें किसी विषय को मैं खुद हूँ ऐसा मानकर उसके बारे में जानकारी देनी होती है। जैसे एक सैनिक की आत्मकथा, तो सैनिक आपको खुद मानना पड़ेगा। एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, तो फटी हुई पुस्तक आपको खुद मानना पड़ेगा, और उसके अनुसार उस पुस्तक के ऊपर उस सैनिक के जीवन में क्या कुछ घटित होगा उसका वर्णन आपको कल्पना के सहारे करना होगा। ऐसा लगना चाहिए कि वह आपके ऊपर घटी हुई घटना है। अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है वह है विचारात्मक निबंध या वैचारिक निबंध। इसमें किसी समस्या के ऊपर विचारों, तर्क मतलब जिसे आप कहते हैं लॉजिक,
और तथ्यों की मदद से अपने विचार लिखने होते हैं। इसमें गंभीर विषयों पर विचार किया जाता है। तो वैचारिक निबंध में जैसे प्रदूषण एक समस्या, जल है तो कल है, सेल्फी, लाभ और हानि, विज्ञान के बढ़ते कदम, ये सब वैचारिक निबंध है जिसमें आप उसके ऊपर विचार करते हैं, तर्क देते हैं, अपने तथ्यों की बात करते हैं और उस पर अपने विचारों को लिखते चले जाते हैं। प्रमुख निबंध जो है, एक तो वैचारिक निबंध है और दूसरा आत्मकथनात्मक है और तीसरा वर्णनात्मक है। इन तीनों में से एक जरूर आपको एग्जाम में रहता है। अगर बदलता है तो वह है वर्णनात्मक, चरित्रात्मक, और वह बदलता है चरित्रात्मक, कल्पनात्मक और आत्मकथनात्मक। इन तीनों में से कोई एक रहता है। एक निबंध वर्णनात्मक में से मिलेगा और एक वैचारिक निबंध में से मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आप लोगों को निबंध लेखन के नियम से परिचित करा सका हूँ। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।